भारत एक ऐसा विशालकाय देश है जिसके ऊपर दुश्मनों की नजर हमेशा रहती है। वो कुछ करे नहीं करे 50% एनर्जी भारत के ऊपर रहती है। किस कहाँ किस किस कोने में कौन कौन सा अजगर छुप कर बैठा हुआ है, ये जब सपेरा बीन बजाता है, तब जब ये निकलते हैं अपनी बिलों से, तब पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लॉ एंड ऑर्डर, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वक्त पूरे भारत में अलर्ट मोड पे है। बिकॉज बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को खंगाला जा रहा है, रोका जा रहा है बॉम्ब ब्लास्ट होने से। इंटेलिजेंस मैं बोलूं या फिर मैं जासूसों को बोलूं कि एक लाइन से लिस्ट बन सकती है, पकड़ा जा रहा है और निकाला जा रहा है। उसी कड़ी में एक और दो बड़े और डेवलपमेंट्स आई हुई है, एंड दीज आर पीपल नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम यूएस, ईरान, इराक, टर्की। आई मीन जिनकी कोई हैसियत नहीं है सर, वो वाले उछल उछल के उनके जासूस पकड़े जा रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ये ब्रिटिश मौलाना के बारे में सर। मतलब नाम भी बड़ा सही ब्रिटिश के ही है या सिर्फ वो नाम में ही ब्रिटिश है? अ वेरी वार्म वेलकम, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश। अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच गायत्री जी। इसी को कहते हैं छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। ये शमसुल हुदा खान देवरिया का रहने वाला है और संत कबीर नगर के इसने जो है अपनी कर्मभूमि बनाई। 2007 में ये ब्रिटेन जाता है और 2017 तक किन परिस्थितियों में वहां 10 साल रहता है। ये तो भीख मांगेगा, भीख तो मांगेगा ही, क्योंकि इसके अलावा इसकी औकात नहीं है। अब अगर इसकी आप इतिहास को जान लें, वहां की नागरिकता प्राप्त करने से लेकर के और उसके पहले 10 साल में ये कहां से कहां पहुंच गया। ये रहने वाला बहुत ही गरीब घर का, देवरिया जिले का रहने वाला है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। और आलिया डिग्री ली। आलिया डिग्री भी मदरसे की एक जो है एक क्वालिफाइंग डिग्री होती है मदरसे की। तो मतलब ये नहीं कि कोई एमएससी या एमटेक या बीटेक है, ये आलिया डिग्री वाले मदरसे की। अब ये ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिटेन 2007 में जाते हैं, 2007 से 17 तक रहते हैं और वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं। आप समझ सकती होंगी कि कितना कठिन है। बिना आईएसआई के आशीर्वाद के इनको वहां पे समझे सफाई कर्मी की भी नौकरी नहीं मिलती। जाहिर है कि आईएसआई का इनके ऊपर आशीर्वाद था, तो वहां की नागरिकता प्राप्त हो गई। और धनार्जन करके मनी लॉन्ड्रिंग से लेके एफसीआर तक के जितने गोरख धंधे वित्तीय हो सकते हैं, ये शमसुल हुदा खान ने वो किए। और इनकी यहीं पर अगर समाप्त हो जाती तो बात कही जाती, ये फ्रीक्वेंट विजिटर टू पाकिस्तान है। ये कश्मीरी चरमपंथियों के साथ इनकी साठगांठ है। इनके एफसीआरए के बहुत वायलेशंस हैं, घोटाले और चंदेबाज। चंदा इन्होंने दोनों हाथ से बटोरा है। और हालात ये है कि इन्होंने दो अपने मदरसे बना लिए हैं और एक रजा फाउंडेशन तैयार कर लिया है। समझ रही हैं आप? ये आलिया डिग्री वाला जो आलिम है, इसने दो अपने मदरसे बना लिए, संत कबीर नगर में और आजमगढ़ में। और एक इन्होंने अपना रजा फाउंडेशन, जिससे कि पैसे का लेन देन का इसका एक चैनल बन जाए। तो इनकी तो इतनी औकात थी नहीं, और इन्होंने इसको जब कर लिया और उसके बाद इन्होंने खलीलाबाद में खलीलाबाद में एक इन्होंने मदरसा खोला। मदरसा का नाम बड़ा दिलचस्प है, मदरसा कलियातुल बनातिर रजबिया निस्बा। ये तो मालूम पड़ता है जैसे जद्दा से इन्होंने आकर के ये नाम रखा है, मदरसा कलियातुल बनियातिर रजबिया निस्बा। और छोटा नाम नहीं मिला था। एक तो अपना नाम जो इतना लंबा चौड़ा कर लिया, फिर अपने मदरसे का भी नाम जो ऐसा और खींच दिया इन्होंने। खैर, अब ये तो इनके विवेक के ऊपर था। लेकिन आपने ये देखा कि जो आदमी किसी कौड़ी का तीन नहीं था, उसके दो मदरसे और एक फाउंडेशन, एक एनजीओ। ये संतोष का विषय है कि इनके दोनों मदरसों की मान्यताएं रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद ने दोनों की मान्यताएं समाप्त कर दी, क्योंकि ये रेगुलर पाकिस्तान विजिटर भी रहे हैं। कश्मीरी चरमपंथियों से इनके मिलने के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं। रजा फाउंडेशन की अब की रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया गया है। और इन तमाम चीजों के मद्देनजर एटीएस अब इसकी जानकारी करे कि इनकी दलाली और फंडिंग, पाई पाई का हिसाब और उसका ऑडिट, और तमाम तरह के ऑडिट के बाद इसके जो एक्सपोजर होगा, वो आप देखिएगा कि इनकी एनजीओ को आखिर ऐसा कौन से सुरखाव के पर लगे थे कि इनको इतने डोनेशन प्राप्त हुए। और जो डोनेशन प्राप्त हुए, इसका उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ जिहादी काम के लिए, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए। और ये एक धर्म परिवर्तन कराने में इस शमसुल हुदा खान को एक महारत हासिल है।
तो शमसुल हुदा खान ने ये तमाम पैसे लेकर के लोगों के कन्वर्शन में लगाए और इससे और ज्यादा चंदा इन्होंने उगाया। तो आप समझ सकती हैं कि इनको जब एटीएस ने लंबा किया, इनके ऊपर कार्रवाई की, तो चीख पुकार तो मचेगी ही। लेकिन शमसुल हुदा खान से ये जो पहली चीज इन्वेस्टिगेशन की है, इनके ऊपर कार्रवाई, मैं एटीएस से ये परामर्श दूंगा कि रेड कॉर्नर नोटिस इनके ऊपर निकालें, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर लें, और इनके जो चेले चपाटे भारत में हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर केवल वहां पर ब्रिटेन में हैं, ब्रिटेन में रह करके ये चलिए ये ठीक है, लेकिन इनके चेले चपाटे, इनके हमराज, इनके मददगार, इनके भामाशाह, जो इनके खजांची हैं, उन सबको एटीएस कर दे नेस्तनाबूद और मटिया मेट कर दे। तो इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट आपको दिखाई पड़ रही है कुटिल, ये मुस्कुराहट हो जाएगी गायब और ये आंसुओं से लगेंगे रोने शमसुल हुदा खान। तो अभी तो आप देख लीजिए कि अभी तो नक्शेबाजी का आलम देख लीजिए। इंग्लैंड का पानी अच्छा चढ़ गया है और माल मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का माल आ रहा है, तो आप देखिए चेहरे पे चर्बी भी अच्छी आ गई है। वरना देवरिया में जब थे तो सत्तू लाई चना जब खाते थे तो उनकी हड्डी पसली सब एक हो गई थी। वो वक्त वक्त की बात है। खैर अभी भी जब फिर से एक ब्रिटिशर्स को क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे फंड करने का? देखिए मौलानाज़ या इसमें मदरसास या मौलवीज़ या कहीं ऐसा तो नहीं है ही वाज़ डूइंग अ स्पाइंग थिंग फ्रॉम बैकग्राउंड आल्सो? गायत्री जी, इसके दो तीन चीजें होती हैं सिटीजनशिप मिलती है। या तो आपके अंदर इतनी प्रतिभा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, नर्स हो, तो आपको जो जरूरत है ब्रिटेन को, तो आपको दे देंगे सिटीजनशिप। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, तो आप अगर प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, मौलवी हैं, जो पूजा का पाठ कराते हैं, तो एक कैटेगरी उसकी भी है। हमें क्या लगता है, आईएसआई ने इनको मौलवी और पूजा उस कोटे में इनको सिटीजनशिप दिलवा दी, क्योंकि ब्रिटेन को ये जाके छलनी वैसे करेगा जैसे और लोग छलनी कर रहे हैं। और ब्रिटेन ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी जो इसके ऐसे अवांछनीय तत्व को उन्होंने नागरिकता प्रदान की। ये कालांतर में इनकी तो खासियत यही होती ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये इनकी सलाहियत है, ना करे तो समझ लीजिए कि जरूर इनकी पैदाइश में कोई खोट है। जी। सर कमिंग टू अ वेरी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, ये तो थे ब्रिटिश मौलाना जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर पाए। बार्क से इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि उनका एक साइंटिस्ट घूम रहा है पैसे लेकर, पैसे मतलब ही इज़ गेटिंग फंडेड फॉर शेयरिंग इंटेल इन्फॉर्मेशन, और पता नहीं चला बार्क को 1995 से। ये स्टोरी तो हज़म नहीं हो रही है सर, ये क्या है गायत्री एग्ज़ैक्टली? जी, शायद आप दो भाइयों की बात कर रही हैं, जिसमें एक भाई है अख्तर हुसैनी, जो बड़ा भाई है, ये 60 साल का है। ये 60 साल का है, लेकिन ये फेक बार का है। ये इतना बड़ा मास्टर फोर्जर है, जिसको कहते हैं नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज का अगर आप मिश्रण करें तो अख्तर हुसैनी पैदा होगा। अख्तर हुसैनी का एक छोटा भाई है आदिल, जो दिल्ली में गिरफ्तार किया होगा, आदिल हुसैनी। इसने आदिल हुसैनी को मार कर बड़ा दिखा दिया। बड़ा क्यों दिखाता आदमी किसी को? अगर उसका आपराधिक इतिहास समाप्त करना हो, आपको याद हो बबलू श्रीवास्तव ने भी अपने को मृत घोषित करके नई आइडेंटिटी लेकर के सिंगापुर से लुंगी जेल से पकड़ा गया था। हमें क्या लगता है कि ये उसी लेवल का शातिर अपराधी है कि अपने को मरा दिखा करके अलेक्जेंडर नाम का पासपोर्ट लेकर के, क्योंकि एक नहीं अनेकों फर्जी आईडी से इन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनवाए और फर्जीवाड़ा करके इसने अपने भाई आदिल को मृत दिखाया और अपने को इसने बार का साइंटिस्ट दिखा करके तथा कथित न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूएसए, ईरान आदि देशों में भेज करके उनसे करोड़ों करोड़ों रुपए प्राप्त किए। सवाल ये उठता है कि इस तरीके के अवांछनीय तत्व को न्यूक्लियर सीक्रेट्स के लिए कोई पैसा क्यों देगा? जाहिर है कि उसका एक ही पर्पस होगा, डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया भर के जो चरमपंथी हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन कोई फिशन मटेरियल अगर मिल जाता है तो एक रेडियो एक्टिव डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं, जो छोटा मोटा विस्फोट और न्यूक्लियर एक तरीके से फिशन हो जाता है, जिससे कि पैनिक और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। डर्टी बॉम्ब के बारे में कदाचित इसने कुछ सब्ज बाग दिखाया होगा, इसीलिए इसको करोड़ों मिल गए। और इसका बार का जो ये दिखाया रहा था वो भी बिल्कुल फर्जी है। ये बार पास से कहीं नहीं है। इसने बिल्कुल स्वांग रच करके एक छदम धारी तरीके से बार का साइंटिस्ट बना। अब बार का साइंटिस्ट अगर ये बना तो इसे समझ सकती है कि करोड़ों रुपए कमाए। और यही नहीं,
अभी तो आपने देखा कि एक भाई दिल्ली में पकड़ा गया, एक भाई मुंबई में पकड़ा गया, इनके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। तमाम पासपोर्ट्स, मल्टीपल आइडेंटिटी पेपर्स और इनके फॉरेन विजिट्स वगैरह, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो ये तमाम चीजें इसीलिए आ रही हैं। इसमें देखिए लिखा है कि फेक बार्क साइंटिस्ट और फेक आईडीज, इन तमाम चीजों को लेकर के मैसिव फॉरेन फंडिंग फॉर सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन रिवील्स क्राइम ब्रांच। तो आप समझ सकती है कि फर्जी बार का आईडी कितना शातिर दिमाग का होगा, और जाहिर है कि कुछ थोड़ा होमवर्क भी किया होगा, तभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना। क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना किसी को इतना मोहपाश में बांधना तभी कर पाएगा जब उसने थोड़ा होमवर्क किया हो। होमवर्क नहीं करेगा तो कोई इसको पहचानेगा कैसे। तो तमाम ताना बाना है, लेकिन अच्छा है ये गिरफ्तार हुए, इनका जो है पाप का घड़ा भरा। लेकिन इनकी गहराई से जब पूछताछ की जाएगी तो ये मालूम पड़ेगा गायत्री जी कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे, ये क्या करना चाहते थे, क्या इनका गंतव्य था। और ये करोड़ों रुपए इनका ऑडिट जब होगा तो मालूम पड़ेगा कि आखिर इन्होंने रखा कहाँ, हवाला से लिया, क्रिप्टो करेंसी से लिया, किस प्रकार इन्होंने धन प्राप्त किया और उसका कहाँ निवेश किया। ये एक संतोष का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गायत्री जी देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न प्रकार के जासूस पाकिस्तान के जिसके सूच करते थे पकड़े गए। ज्योति मल्होत्रा को ले लीजिए, सीआरपीएफ का एएसआई ले लीजिए, और यहां तक कि पंजाब से जो एक दो लोग पकड़े गए थे वो बहुत खतरनाक उनकी जासूसी थी। आपको याद होगा कभी हाल में फिर पकड़े गए थे, गुरनाम सिंह एलियस लाडी कपूरथला से पकड़ा गया, उसके दो साथी और जसकरण सिंह और राजा, इनके पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए थे। और कैंट एरियाज की इन्होंने फोटोज वगैरह खींची थी जो पाकिस्तान हैंडलर्स को दे रहे थे। आप समझ सकती है कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से राष्ट्र विरोधी तत्वों ने देश को छलनी करने की नियत से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ओवर टाइम काम करके, बड़ी सूझबूझ के साथ काम करके जी। सर ये 3 कंट्री से कनेक्टेड पाया गया ये बंदा, यूएस, ईरान, इराक। ही वाज वर्किंग फॉर जाहिर द है 3 कंट्री। जी। he was not working, he was funded by these 3 countries, not working for them, but क्योंकि क्या रोग फंड? एलिमेंट्स, हाँ रोग एलिमेंट्स ईरान इराक के बारे में तो टिप्पण करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं यूएसए के ऊपर। तो ये कहा जाता है क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? हर जगह गधे होते हैं। अमेरिका में भी है इस तरीके के अवांछनीय तत्व हैं जो पैसा देके, क्योंकि अगर बड़े कुशाग्र और प्रतिभाशाली होते तो इसके ऐसे टुटपुजिया चाल शोभराज को, नटवर लाल को पैसे क्यों देते, आप समझ सकती हैं। लेकिन गांठ के थे पूरे, आता जाता कुछ था नहीं, लेकिन सोचा होगा कोई डर्टी बॉम्ब हम बना करके यहां निकाल देंगे। और ऐसा अक्सर होता है, हर लेवल पे होता है। इसके लिए भी होता है कि अपराध में भी जो नक्काल होते हैं, वो कानपुर में एक बड़ा दंगा हुआ था और सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तो एक आदमी ठेले पे जा रहा था, ताजे बम है, बड़े मजबूत है, दुश्मन के ऊपर मारेंगे तो बिल्कुल दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये लीजिए, कसम से खा रहे हैं ऊपर वाले की, परवरदिगार की, असली बम असली बम। तो लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिए। लेकिन जब मौका है चलाने का तो वो फुसफुसे निकले, अंदर सब बालू था। अगले दिन वो ठेला लेके दूसरे मोहल्ले में गया कि असली बम ले लो। वो मालूम पड़ा मोहल्ले वालों ने घेर करके उसकी पिटाई कर दी। एक तो नकली बम बनाते हो, हम लोगों की जान जोखिम में डालते हो। तो हमें क्या लगता है जैसे वो नकली बम पटकौआ बना करके बेच रहा था और पकड़ा गया। ये भी हजरत जो है हुसैनी साहब, ये नकली न्यूक्लियर सीक्रेट्स लेकर के उसकी आड़ में ये अख्तर हुसैनी पैसा प्राप्त कर रहे थे। तो जो वो ठेले वाला पटकौआ बम बेच रहा था नकली, ये नकली न्यूक्लियर सीक्रेट बेच रहे थे। धंधा दोनों का बराबर था, धंधा दोनों का एक था। एक छोटे स्केल पे कर रहा था जो पटकौआ बम मालूम पड़ रहा है कि वेस्टर्न रोड पे बेच रहा था, और ये हजरत जो थे यूएसए, ईरान, इराक के तथा कथित लोगों के कि हम डर्टी बम बनवा देंगे आपको, ये अख्तर हुसैनी ने इनको सब्ज बाग दिखाया और सब्ज बाग दिखा करके इनको घटिया सड़ी सब्जी खिला दी। ये दोनों का खेल था, दिखाओ सब्ज बाग और सड़ी सब्जी खिला दो, दोनों का गेम प्लान यही था। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब दोनों ने एक दूसरे को चूना लगाया बेसिकली, इन दोनों शॉर्ट। ने, जी 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 जी। सर ये आपको नहीं लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भारत इस वक्त बहुत बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा है, बहुत टेंस सिचुएशन से गुजर रहा है? फूक फूक कर नहीं, लोग कदम रख। देखिए फूक फूक के कदम हम पहले भी रखते थे, लेकिन पहले जो था, ये जो तूफान के पहले सन्नाटा था, हम सन्नाटे में जी रहे थे। और वो सन्नाटा ऐसा था कि चुभने वाला था कि हम जानते थे कुछ न कुछ चीज असहज और असामान्य है, हम समझ नहीं पाते थे।
ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आक्रामक रुख भारत के सुरक्षा बलों ने लिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लिया, उसके बाद जो बीन बीन करके हर सांप की बांबी में हाथ डाल करके अजगर और नाना प्रकार के कोबरा, करैट और ये सब नाग और सांप पकड़े गए, तो आप सब समझते हैं कि इनके जब दांत तोड़े जा रहे हैं, उनके सांप को निष्क्रिय किया जा रहा है, तो ये सांप तो पहले भी थे, लेकिन अब जब निकाले जा रहे हैं, तो जब निकाला जाता है तो वो स्थिति थोड़ी डरावनी होती है। लेकिन सभी भारतीय जो हैं शूरवीर हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि उनके भले के लिए ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये एक अनिवार्यता थी और ये अनिवार्यता पूरी की जा रही है और देश एक साथ खड़ा है और इनको एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। आप समझ सकती हैं कि जब हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्होंने भेजा, हमारे आर्मी, हमारे ब्रह्मोस साइंटिस्ट, हमारे डिफेंस लेबोरेटरीज डीआरडीओ तक भी अगर इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, तो आप समझ सकती हैं गायत्री जी कि इनकी घुसपैठ और इन्फिल्ट्रेशन किस स्तर का था। संतोष का विषय यह है कि अब इनको कमर तोड़ दी गई है और कमर तोड़ने के बाद जब पूछताछ में 1 से 5 नाम निकलेंगे, 5 से 25 नाम निकलेंगे, 25 से 75 नाम निकलेंगे, तो अंततोगत्वा आप समझिएगा कि इनकी उल्टी गिनती तो अब हो गई है शुरू। ये केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा और इनकी भी उल्टी गिनती चलती रहेगी। ये सब बीन बीन करके जितने सांप हैं मारे जाएंगे, इनके दांत तोड़े जाएंगे और फौज में जो कहावत है कि सांप का जब तक आप टू कट द हेड ऑफ द कोबरा, जब तक सांप का सर आप काट नहीं लेंगे तब तक युद्ध पूरा नहीं होता है। इन सांपों का सर काटना ही होगा और देश इन सांपों का सर काट ही रही है और यह संतोष का विषय है। अब भारत कुर्बानी मांग रहा है तो इन सांपों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही सर। सर एक चीज़ और सर, भारत के अंदर सुनने में आ रहा है कि आईएसआई एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते। अ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आईएसआई तो वो दीमक है जिसको तो जहां नमी मिल जाए वहां से वो दीमक दिखाई पड़ जाएगा। आईएसआई एजेंट हो, स्लीपर सेल हो, मूक सहमति वाले हो, इनको तीनों को एक कहिए कब स्लीपर सेल मूक सहमति वाला बन जाए, आईएसआई एजेंट बन जाए, पता नहीं लगता है। आप बांग्लादेशी को क्यों ले रही हैं? आप इंडो नेपाल क्यों भूल जाती हैं? आप इंडो नेपाल क्यों भूल जाती हैं? आप जो समुद्री मार्ग है उसको क्यों भूल जाती है? बम्बई का अटैक हुआ था, वो तो समुद्री मार्ग से हुआ था ना। आप ये मान के चलिए बॉर्डर कोई भी हो, इंडो बांग्लादेश हमेशा से संवेदनशील रहा, लेकिन जब से रिजीम चेंज हुआ है गायत्री जी, तब से ये और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। वर्तमान बांग्लादेश की जो पिट्ठू सरकार है, और पिट्ठू सरकार वहां तो सरकार है ही नहीं, वो तो बिल्कुल आईएसआई की गुलाम और पाकिस्तान की गुलाम है सरकार। वो शेख हसीना थी तब कुछ मामला ठीक ठाक था, लेकिन जब से वर्तमान सरकार बांग्लादेश की आई है, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान, आईएसआई और जिहादियों की समर्थक है और पूरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एक सहूलियत बन गई है। लेकिन बीएसएफ और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क और सजग हैं, इसलिए कोई बड़ा केस सामने नहीं आया है। संवेदनशीलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो सही है, लेकिन कोई बड़ा केस भी सामने नहीं आया है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस की हैं। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के साथ साथ कल्टीवेशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड सोर्सेस किया है, जिससे कि मतलब अगर पत्ता भी हिलेगा तो दिल्ली को और इंटेलिजेंस चीफ्स को मालूम पड़ जाएगा और इस तरीके का दुस्साहस करने वाले को गायत्री जी तुरंत निष्क्रिय भी कर दिया जाए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गायत्री जी, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।